श्री अमन सिंह, पंकज, राहुल, जितेंद्र, पिंटू, अमन, राहुल। हाँ जी, और ये वीडियो सब कुछ क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे यार मैं ना आप लोगों को ना गुस्सा कर दूंगी, मैं YouTube फॉर्मेट से क्लास में चलाओ। आज कहाँ चल रही है YouTube फॉर्मेट से? आज प्राइवेट सर्वर से क्लास चल रही है। नो, आज नहीं चल रही है YouTube फॉर्मेट से, बार-बार मत बोलो। कहाँ चल रही है बाबा YouTube फॉर्मेट से क्लास? बिल्कुल नहीं चल रही है, परेशान नहीं करो। चलो ओके डन, स्टार्ट करें आज की क्लास। कल क्लास चलते बायोलॉजी वाली क्लास बंद हो गई थी, 15 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो गई थी ना। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। मैं YouTube पर आज भी रुक जाओ। अगर ये YouTube सर्वर पे आज क्लास हुई तो आज एक टेक्निकल टीम वाले बच्चे की तो छुट्टी करवा देंगे, एक नौकरी खा लेंगे मैं आज। रुको मैं देखती हूँ। आज नौकरी जाएगी एक की। हेलो, आज भी YouTube सर्वर से क्लास लगी है। देखो कमेंट पढ़ो, बच्चे बोल रहे हैं मैम YouTube फॉर्मेट में ही है। देखो पिंटू कुमार कह रहे हैं मैम यस YouTube पे ही है। जितिन अंश गुप्ता भी कह रहे हैं YouTube फॉर्मेट से ही क्लास हो रही है मैम। मत करा करो यार। अरे तो इवेंट बनाता है उसको बोल दो ना कि भाई मत बनाया करो, मत करा करो यार। बच्चे 7 दिन से परेशान हुए, इससे बच्चे मुझे परेशान करते हैं। बच्चे आप लोगों को नहीं बोलते ना, टीचर जो सामने होता है कैमरे के उसको बोलते हैं ना गलत सर। कल से इवेंट बनाने वाले को बोल दो कि YouTube पे इवेंट नहीं बनाने, तो क्लास नहीं लूंगी कल से। बच्चे बोल दिया मैंने। अब जो क्लास लगाने वाला वो कह रहा है कि जो इवेंट बनाते हैं वो मैंने YouTube सर्वर पे बना देता है, इसलिए चलो आज मैंने बोल दिया बेटा। अब अगर ऐसा हुआ ना तो मैं क्लास नहीं लूंगी, क्लास नहीं लूंगी तो ये सीधे हो जाएंगे सब, है ना? ये सब सीधे हो जाएंगे अगर मैंने अब कल की मैं छुट्टी कर दूंगी अगर ये लोग YouTube फॉर्मेट पे क्लास लगाए तो, है ना? चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज लगी थी एडजस्ट करो, क्लास के बीच में डिस्टर्ब करवाना ना। लेकिन अगर कल से हुआ तो एक दिन में छुट्टी कर दूंगी, ये सब सीधे हो जाएगा टेक्निकल टीम वाले। चलो आओ स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी यानी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमने कल क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा ना? आपको याद होगा कि सेल दो टाइप की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। बेटा हमने सारा पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है ना? ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। उसके बाद में नोट डलवा कर आपको एक पोएम लिखवा रही थी और बस यहीं पे क्लास ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई थी बेटा। यही था ना, यही था बच्चे क्लास में। तो बच्चों सुनो, नोट में क्या डलवाई थी? नोट में लिखवाई थी आपको कि प्लाज्मिड क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड या प्लाज्मा और मत पढ़ लेना इसको क्या है। पहले मैं आपको समझाती हूँ प्लाज्मिड होता क्या है, उसके बाद आपको बताती हूँ कि प्लाज्मिड लिखना क्या है आपको। यहाँ आओ बच्चों, मैंने आपको एक सेल दिखाई होगी कल, ये देखो। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि ये सेल कौन से टाइप की है। इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, केंद्र नहीं है, तो ये कौन सी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब सुनो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का मेन डीएनए तो ये वाला कल पढ़ा था ना हमने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है और गोल गोल घुमा हुआ पड़ा होता है ना? और उसी डीएनए को हम क्या कहते हैं? उसी डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। पढ़ाई थी ये चीज? हाँ जी मैम। अब सुनो बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसमें मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है और उसी एक्स्ट्रा डीएनए को हम क्या कहते हैं? उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। ये देखो बेटा, ये वाला जो डीएनए है ना ऐसा छोटा सा जो पड़ा है, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। तो आपको लिखना है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है या फिर कोई भी बैक्टीरिया की सेल होती है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है एक्स्ट्रा, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। राइट? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखना है? लिखो यहाँ पे प्लाज्मिड क्या होता है, आप लिखोगे एक्स्ट्रा डीएनए। एक्स्ट्रा डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और ब्रैकेट में लिख लो बेटा बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल होती है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखना है आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा जीवाणु कोशिका। ठीक है? ब्रैकेट में लिखना आपको जीवाणु की कोशिका का, जीवाणु कोशिका का अतिरिक्त डीएनए, अतिरिक्त का मतलब होता है मेन को छोड़कर एक एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा है, अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड कहलाता है। बस आपको ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है। अब बच्चों आपको पूछो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में पूछता है प्लाज्मिड कौन से सेल में पाया जाता है? ये हमारी बॉडी में नहीं होता है, हमारी सेल में नहीं होता है। तो आपको वहां पे ऑप्शन में या तो मिलेगा बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका, या आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो भी ऑप्शन होगा, देखो या तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, देखो बच्चों कैसे, ऐसे, या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इस चीज को याद रखना है बेटा। ठीक है? चलो अब चलिए अगले पॉइंट पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। सेल दो टाइप की होती है, इनके एग्जांपल सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक सेल होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। इस सेल को दिखाती हूं मैं आपको क्या क्या है अंदर। ये देखो बेटा, अगर मैं आपको एक सेल दिखाऊं तो आप मेरे से बोलोगे मैम इन सेल के अंदर तो बहुत कुछ है। इन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब बेटा आपको पढ़ने हैं एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो सेल की कवरिंग होती है वो कौन कौन सी होती है। सेल कवरिंग हिंदी में लिखो कोशिका आवरण। सेल कवरिंग हिंदी में लिखेंगे कोशिका आवरण। सेल के बाहर जो कवर होते हैं वो कौन कौन से है बेटा? सेल की कवरिंग दो होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे आती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दोनों क्या होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, क्या काम करती हैं, इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए बेटा। जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, पंखे की हवा कम कर लो बेटा। ये पंखा परेशान इसलिए कर रहा है ना क्योंकि लाइट सही रहती है। ठीक है? हो गया काम। चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी आप किसी सेल को देखते हो तो बाहर से देखोगे ना, तो जैसे ही सबसे बाहर के एरिया में देखोगे तो आपको दो कवर दिखेंगे, दो आवरण दिखेंगे, दो कोट दिखेंगे। पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है? पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आइए जरा सेल वॉल के बारे में देखते हैं क्या होती है सेल वॉल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, क्यों पूछूंगी? मैं पढ़ा चुकी हूं बेटा। सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी बेटा? इसकी खोज उन्हीं महान साइंटिस्ट ने की थी जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है। जरा बताइए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल वॉल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। लिख दीजिए इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप जब नोट्स बनाओ तो फुल फॉर्म में लिखा करो, है ना? तो सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट? अब बात करते हैं बेटा कि ये सेल वॉल क्या होती है, क्या काम करती है। सबसे पहले लिखना है ये किसी भी सेल के अंदर कहां होती है? आउटर में होती है। इट इज आउटर लेयर ऑफ सेल। यह किसी भी कोशिका की सबसे बाहर वाली परत होती है। लिख दो सबसे बाहर वाली परत है बेटा, आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सेल वॉल किस किस में होता है, किसमें नहीं होता है, अब आप लोग बताना मुझे आंसर। मुझे बताओ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है क्या? प्लांट सेल जिसको हिंदी में कहते हैं हम पादप कोशिका, मुझे फटाक से बताओ कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है क्या? दूसरा मुझे फटाक से बताओ इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे बताओ कि जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, शैवालों की सेल के बाहर क्या आपको सेल वॉल दिखता है? फटाक से बताओ। तीसरा मुझे बताओ कि जो फंगी, जो कवक होते हैं, फफूंद होते हैं, उसकी सेल के बाहर सेल वॉल मिलेगा क्या? अगला बताओ मुझे फटाक से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल सेल होती है यानी कि जीवाणु की कोशिका होती है, उसके बाहर आपको सेल वॉल दिखेगा क्या? जल्दी बताओ मुझे, जीवाणु कोशिकाओं के बाहर सेल वॉल होता है क्या? फटाक से बता दो। और नेक्स्ट मुझे बताओ कि एनिमल सेल, एनिमल का मतलब होता है जानवर, जंतु, जंतु कोशिका में, या मैं लिख दूं ह्यूमन सेल में, मनुष्य की कोशिका में या जंतु कोशिका में क्या सेल वॉल पाया जाता है? अब मुझे फटाक से आंसर करते हैं।
हाँ जी सुनिए जरा, मैम प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जी हाँ उपस्थित होता है, पाया जाता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ प्लांट सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, पढ़ा चुकी हो ना? बताओ जरा किसका बना होता है, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगी। एल्गी सेल में भी सेल वॉल होता है, हाँ जी मैम, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित पाया जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखूंगा कितना पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसका बना हुआ होता है? फंगस का, ये तो मैंने स्टार करके लिखवाया था स्पेशली, है ना? फंगस यानी कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? जल्दी बताओ। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होता है, तो वो किसका बना हुआ होता है आप मुझे बताओगे, राइट? और लास्ट वाला ह्यूमन सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट लिख दो, नहीं पाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी सेल्स के बाहर क्या सेल वॉल होती है, तो आप क्या बोलोगे? नो मैम, नहीं होती है, नहीं होती है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी जंतु कोशिका में या किसी भी ह्यूमन सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। मैम दिखाओ, चलो आ जाओ, फोटो दिखाते हैं आपको। ये दो सेल है, देखो बेटा, ये प्लांट सेल होती है, ये एनिमल सेल होती है। अब इस प्लांट सेल में आप सबसे बाहर देखोगे तो ये वाला जो लेयर है ना, मैं पेन चला रही हूँ, ये सेल वॉल होता है बेटा, ये कोशिका भित्ति होता है। ये वाला एक एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका में कहीं पर भी आपको सेल वॉल नजर नहीं आ रहा होगा, आप खुद से देख लीजिए। तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारी सेल में और प्लांट सेल में एक डिफरेंस बताओ, तो एक पढ़िए आपने, आप क्या बोलोगे? मैम पादप कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में जंतु कोशिका के बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। हम जब ये चैप्टर लास्ट में चलेगा ना, तो मैं आपसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में 10 डिफरेंस पूछूंगी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यही मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो आज आपने एक पढ़ लिया, कोई प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है ना? हाँ जी मैम। चलो अब बात करेंगे मैम, अगर सेल वॉल है तो ये क्या काम करता होगा? ये क्या काम करता होगा बेटा? सेल के सबसे बाहर है, अब बाहर का कवर क्या काम करना होगा? प्रोटेक्शन देता है। इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, इसके काम क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो ये सेल को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सुरक्षा देता है, ठीक है? दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा आपको बताना है, ये सेल को शेप एंड साइज देता है बेटा, आकार और आकृति देता है। इसकी वजह से एक डेफिनेट शेप आती है बेटा, आकार और आकृति बनाता है ये डेफिनेट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखो बच्चों, प्लांट सेल को अगर आप उठा के देखते हो ना, तो लगभग आपको एक ही शेप साइज की मिलती है, जबकि हमारी सेल्स कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लंबी, कोई सकड़ी हुई, कैसे अलग अलग दिखती है ना? क्यों? क्योंकि हमारी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो बेचारी अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की हो जाती है। जबकि बेटा प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होता है, तो प्लांट सेल का एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है बेटा, रेक्टेंगल शेप की होती है। जब भी आप प्लांट सेल बनाओगे तो ऐसे रेक्टेंगल शेप में बनाओगे। आप एनिमल सेल आप ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, कैसे बना दो? देखो आप ऐसे बना दो एनिमल सेल ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो अलग अलग आकार हो सकता है। इसीलिए आप बताओगे बेटा कि हमारी बॉडी में अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं हो सकती है, पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बेटा देखो, आप मुझे ये बताओ, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? हाँ जी मैम होता है। तो होता क्या है, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है ना, उसको एक डाई से कलर कर देते हैं, जिस कलर से करते डाई को, ये डाई है बेटा, डाई का मतलब सूचक, जो किसी ना किसी चीज में डिफरेंस क्रिएट करवाती है, उसे डाई कहते हैं। ग्राम स्टेन डाई कहते हैं बेटा इसे, ग्राम स्टेन डाई लिखो, ग्राम स्टेन डाई, ग्राम स्टेन डाई होती है। अब ये डाई ना किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर डालते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे ही ये डाई किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर डाला, तो ये डाई पर्पल कलर की होगी। पर्पल का मतलब होता है बैंगनी कलर की होगी, है ना? तो हम बोलेंगे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसे? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ग्राम साइंटिस्ट का नाम, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या बताओगे बेटा? दूसरा, अगर ये डाई जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल पे डाली, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पिंक कलर की होगी, गुलाबी कलर की होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये वाली डाई, मैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सी डाई जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को अलग अलग कलर दिखा देती है, तो आपको याद रखना है ग्राम स्टेन डाई। ग्राम स्टेन साइंटिस्ट का नाम है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, राइट? तो पर्पल कलर आ गया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, पिंक कलर आ गया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। तो आपको इतनी बात याद रखनी है बेटा सेल वॉल के बारे में, ठीक है? अब चलेंगे दूसरी लेयर, दूसरी जो कवरिंग होती है सेल के बाहर, वो कौन सी होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसी का एक नाम और भी होता है बेटा, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलो, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तभी आपको समझना है किसके बारे में बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात हो रही है। तो इसी को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है बच्चों? याद रखना, कोई भी सेल है उसके सबसे बाहर, मैं एक जनरल सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, चलो लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सबको बोल दिया गार्डन में, स्नेहा क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलो अब सुनो, कोई भी सेल होती है, उस सेल के बाहर ऐसी जो लेयर रहती है ना, उस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ बच्चों, प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली होगी। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर तो कौन सा हो गया, लिखो है ना आउटर लेयर, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर हो गया सेल वॉल, सेल वॉल कोशिका भित्ति, है ना? और सेल वॉल के अंदर की तरफ, सेल वॉल क्या हो गया? प्लांट सेल की आउटर लेयर हो गई, आउटर का मतलब बाहरी परत हो गई। अब सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो अब क्या दिखेगा प्लांट सेल में? अब आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, अब आपको कोशिका झिल्ली दिखेगा, कोशिका झिल्ली दिखेगा। तो बच्चों मैं ये कह सकती हूँ कि प्लांट सेल में आउटर वाली जो होती है वो सेल वॉल होता है, और इनर वाली, अंदर वाली, इनर का मतलब होता है आंतरिक, अंदर वाली, ठीक है? वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। मैं दिखाऊं, चलो आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलो आपको दिखाते हैं, ये देखो प्लांट सेल है, हाँ जी मैम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ये वाला होता है सेल वॉल, ये सबसे आउटर हो गया। अब इसके अंदर वाला, ये वाला जहां मेरा पीले कलर का पेन चल रहा है, इसको दिखा रखा है सेल मेम्ब्रेन, इसको दिखा रखा है कोशिका झिल्ली। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, तब आप क्या बोलोगे? सेल वॉल। उसके अंदर वाली कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों हमारी बॉडी में बात करो, ये हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, क्या होता है? सिर्फ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाला लेयर है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी में एक ही लेयर है, वो आउटर ही है, और उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपको डिफरेंस नोट करना है, ठीक है? तो प्लांट सेल में तो सबसे बाहर होगी सेल वॉल, उसके बाद हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब मैं अगर एनिमल सेल की बात करूं, हमारी कोशिकाओं की, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की बात करूं, जंतु कोशिका की बात करूं, तो मुझे ये बताओ जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? आउटर हो जाएगा बेटा, हाँ जी मैम। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर हो जाएगा बेटा, आउटर लेयर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली बाहरी परत हो जाएगी, अंदर वाली नहीं होगी बेटा, कोशिका झिल्ली आउटर लेयर हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, इस धरती पर, इस यूनिवर्स पर जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसी कोई सेल नहीं होती है जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब आप लोग में बैक्टीरिया सेल भी होता है, जी हाँ बैक्टीरिया में बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। आप लोग में प्लांट्स में तो बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, है ना? आप लोग में एल्गीज होती है, शैवाल होती है, उसमें बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी में आपको याद रखना है कि बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? क्या क्या पढ़ना है डिटेल में? सबसे पहली बात, ये किसकी बनी हुई होती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन होता है, दूसरा लिपिड्स होती है, ठीक है? और तीसरा आपसे पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट। ये
तीनों चीजें मिलकर आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाती है। किसी भी सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, लिपिड्स, लिपिड्स को बोलते हैं हिंदी में वसा, और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होती है बेटा, सबसे कम, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिपिड्स होती है ना, वो कैसे लिपिड्स होती हैं? वो होती है फोस्फोलिपिड्स। कौन से लिपिड्स बच्चों? फोस्फोलिपिड्स। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फोस्फोलिपिड्स। तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, तब आपको आंसर करना है ये फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। अब आप पूछो मैम ये फोस्फोलिपिड्स क्या होती है? बेटा लिपिड का मतलब होता है वसा, ऐसी वसा जिसके आगे फोस्फर लगा हुआ होता है उसे हम फोस्फोलिपिड्स कहते हैं। आपको साफ साफ लिखना है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली। किसी भी सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फोस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है। देखो सेल वॉल अलग अलग चीजों की बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज की बनी हुई होती है। इसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, जबकि बेटा जो लिपिड होती है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा होती है। कौन सी लिपिड? फोस्फोलिपिड्स। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, तो ऑप्शन क्या मिलेगा? फोस्फोलिपिड्स। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना बच्चों, सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, बाई लेयर स्ट्रक्चर। अब बाई लेयर का मतलब क्या होता है? दोहरी झिल्ली, दो झिल्लियां, दो परत होती है बेटा। बाई लेयर का मतलब होता है, आप बताओगे दोहरी झिल्ली, दो परत होती है इसके अंदर। बाई का मतलब दो होता है, हमेशा दो परत होती है। कैसे मैम? चलो देखो, ये मान लो कोई सेल है, इसके बाहर एक लेयर ये हो गया, ठीक है, एक परत ये हो गया, दूसरा परत ये हो गया, तो ये दोनों परत मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाती है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सेल की कौन सी लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन? तो क्या करोगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एक लेयर का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बनी होती है। इन दोनों परत को एक साथ मिलाकर आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। ये बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी लेयर होगी, दूसरी ऐसी लेयर होगी, ऐसी होती है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। मैं दिखाओ, दिखाने से याद होगा, चलो आपको दिखाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। देखो बेटा ऐसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसमें आप देखोगे तो आपको एक लेयर ये मिलेगा, हाँ जी मैम, दूसरा लेयर ये मिलेगा, तो दो लेयर होगी। दोनों लेयर मिलकर क्या बनाती है बेटा? दोनों लेयर मिलकर बनाती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बनाती है। आगे होगी बात समझ में? हाँ जी मैम, ये दो लेयर है, इनके बीच में क्या है? ये वाली चीज है, ये दिख रही है ना, ये फोस्फोलिपिड्स है बेटा, ये फोस्फोलिपिड्स है। दो परतों के बीच में फोस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे बना लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि ये दो लेयर है, दोनों लेयर के बीच में ऐसे फोस्फोलिपिड्स लगे हुए होते हैं, ऐसे फोस्फोलिपिड्स। ये देखो, ये फोस्फोलिपिड्स लगे हुए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। अब सुनो, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इसके दो हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हेड, हेड का मतलब होता है सिर, जैसे आपने देखा होगा हमारा भी सिर है ना। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल, टेल को बोलते हैं हिंदी में पूंछ, पूंछ। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फोस्फोलिपिड्स रहते हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। ये इसका हेड वाला हिस्सा है, सिर वाला भाग है, ये मानो सिर से पूंछ निकली हुई पूंछ वाला हिस्सा है। अब एग्जामिनर क्या पूछता है वो सुनो, फोस्फोलिपिड्स का जो हेड वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोफिलिक होता है। बेटा फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला, हाइड्रो का मतलब पानी, ये पानी से प्यार करता है, और जो चीज पानी से प्यार करती है वो पानी में घुल जाती है। तो ये वाला क्या हिस्सा होता है? ये जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है? जल में घुलनशील हिस्सा होता है। जबकि बच्चों ये टेल वाला हिस्सा होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और फोबिया शब्द का मतलब होता है हमेशा फियर, फियर का मतलब डर लगना, पानी से दूर भागना। तो ये वाला जल में घुलता नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं जल में अघुलनशील हिस्सा। ये वाला पानी में नहीं सोल्यूबल होता है। इंग्लिश में लिखना सोल्यूबल इन वाटर, आप इंग्लिश वोकैबुलरी में पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागना, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के अंदर आना। कमेंट्स नहीं दिख रहे, क्लास सही चल रही है क्या बच्चों? एक सेकंड रुको, मैं रिफ्रेश कर लूं। कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे आपके, ये एप्लीकेशन चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? अंकुश कहीं कुछ दिख नहीं रहा है तो क्लास चलने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ? हाँ जी, कुछ क्लास चलने में प्रॉब्लम हो रही है? एक तो भाई तुम क्लास में आधे घंटे लेट बताया करो, उसके बाद तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा रिप्लाई करूं। ऑल ओके, चलो अब ये बच्चा तो करता ही परेशान, राइट बच्चों? तो क्या बताओगे? हमारी सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी हुई है, एक दो लेयर, बीच में फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार करता है, पानी में घुलता है। नीचे वाला हिस्सा होता है वो पानी से दूर भागता है। तो एग्जामिनर क्लियरली क्वेश्चन पूछेगा कौन सा हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम ये तो समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कहां होता है, मैम ये भी समझ में आ गया कैसी है ये लेयर, फिर क्या काम करती है, ये क्या काम करती है? तो इसका फंक्शन लिखो बेटा, इसका काम क्या होता है वो सुनो। इसका काम क्या है? वो काम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले मैं इसका नेचर पढ़ाती हूं आपको, ये नेचर कैसी है ना, इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। बेटा ये लेयर होती है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसकी प्रकृति कैसी है? अर्धपारगम्य प्रकृति है बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली है ये कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। बेटा आपने शायद इंग्लिश में तीन शब्द सुने होंगे, एक होता है परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है आर पार, सब कुछ आर पार चला गया। एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, आधा आर पार जा सकता है। और तीसरा क्या होता है बेटा? अनपरमिएबल, कुछ भी नहीं है, ना इधर से इधर है ना इधर से इधर है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल नेचर से होती है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही होते हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाते हैं। सुनो ध्यान से, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी यहाँ पे। ये सेल है ना, और ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो कोई अच्छी चीज है, बाहर से सेल को अंदर चाहिए तो सेल इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर बुला लेगी। कोई खराब चीज है जो सेल के अंदर है तो सेल बाहर भेज देगी। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन का काम होता है क्या चीज बाहर से अंदर आनी है सेल के, क्या चीज अंदर से बाहर जानी है। कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो इसके आर पार जा पाते हैं। तो बेसिकली ये एक बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर समझते हो? बाधक। बच्चों आप खुद सोचो, ये हमारी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है सेल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन तो रोक देगी ना उसको, भाई ये बैक्टीरिया वायरस तो खराब है चीज क्यों सेल के अंदर आने देंगे, है ना। तो ये बेसिकली बैरियर की तरह काम करती है। आप लिख सकते हो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव का मतलब चयनात्मक, ये चयन करती है बेटा कौन सी चीज अंदर से बाहर जानी है, कौन सी बाहर से अंदर आनी है। अब आप मेरे से पूछो कि मैम ये जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस हमारी सेल में कैसे घुस जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं? सुनो बेटा, कोई भी वायरस होता है, मैंने पढ़ाया था, उसके ऊपर वाला जो कोट होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो ये वायरस पता है कैसे घुसते हैं? अपने सेल के अंदर कैसे घुस जाते हैं? कोरोना वायरस कैसे घुस जाता है सेल के अंदर? ये वायरस जब आते हैं ना तो वायरस अपने साथ एक प्रोटीन लेके आते हैं। अब याद करो कोरोना वायरस आया तो आपने सुना कोरोना वायरस के ऊपर कीली लगी हुई थी, स्पाइन लगे हुए होते थे ना, कांटे लगे हुए थे। तो ये अपने प्रोटीन वाले कांटों को ऐसे लाते हैं और लाके सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देते हैं, फाड़ देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और यहाँ से अंदर घुस जाते हैं और सेल के अंदर इंफेक्शन कर देते हैं। ऐसे घुसता है कोई भी वायरस हमारे सेल के अंदर, राइट। तो आपको क्या लिखना है? इसका काम क्या होता है? सिलेक्शन करना। किसका सिलेक्शन करना बेटा? जो भी अच्छी चीज है उसको सेल के अंदर रखना, जो भी खराब चीज है सेल के बाहर रखना। तो आप इसका फंक्शन लिखो, इट रेगुलेट्स, लिखिए इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द movement of molecules inside to outside and outside to inside the cell, outside to inside the cell। हिंदी में लिखो बच्चों, इसका कार्य कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले अणु, लिखिए इसका कार्य कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले
कोशिका के अंदर से बाहर जाने वाले और बाहर से अंदर आने वाले और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण बनाए रखना है। अणुओं पर नियंत्रण बनाए रखना है। बेसिकली बेटा ये रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है या बनाए रखती है, ये डिसाइड करती है। अंदर से बाहर क्या आएगा, बाहर से अंदर क्या जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का काम। सेल मेम्ब्रेन का काम। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सेल के अंदर क्या आता है भाई, सेल काम करती है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे बनती है, जब ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, तो ये सारी चीजों को अंदर ले लेती है। कोई खराब चीज आ रही है तो उसको रोक देती है, बैरियर की तरह काम कर देती है, भाई बस तुम यही रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है सेल के अंदर, राइट बच्चों। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब आपको कुछ इसमें साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? क्रैमर एंड नगेली ने। लिख दीजिए आप, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पूछी, इसकी खोज किसने की थी? दो साइंटिस्ट ने बच्चा, पहले का नाम है क्रैमर और दूसरे का नाम है नगेली। ये दोनों एक साथ मिलकर काम किए थे, ठीक है। वैज्ञानिकों के नाम इंग्लिश में लिखो, हिंदी सेम होती है। अब दूसरा, सबसे पहले इसको देखा किसने? इसको देखा किसने था? तो लिखिए ऑब्जर्व्ड बाय। ऑब्जर्व का मतलब होता है बेटा देखना। ऑब्जर्व किया कि सेल मेम्ब्रेन होता है, तो देखो सबसे पहले देखा किसने था, तब आप लिखोगे ग्रेंडल नाम के साइंटिस्ट। ग्रेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा था बेटा कि सेल मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज होती है। किसने देखा था? हमारे खून में एक सेल होती है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, आरबीसी कहते हैं बेटा। इसी के अंदर देखा था सबसे पहले। अब बच्चों इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था, है ना, कि कैसे काम करती है, कैसे होती है। इस मॉडल का नाम था, ये नीट के पेपर में पूछा, नीट जब हमारे जमाने में पीएमटी हुआ करता था ना, तब आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या मॉडल के लिए आपसे पूछा कौन सा मॉडल आया था, तो बेटा इसके लिए जो मॉडल दिया गया था वो आप बताओगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए। हिंदी में बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल में क्या था पता है कैसे बनाया गया? आपने स्कूल में कभी ना कभी किसी चीज का मॉडल बनाया होगा ना। तो यहाँ पे क्या मॉडल इन्होंने कहा, इन दोनों साइंटिस्ट ने कि हम सैंडविच खाते हैं, सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच में क्या करते हैं, एक ब्रेड ऊपर लगाते हैं, एक ब्रेड नीचे लगाते हैं, दो ब्रेड होगी, दो लेयर होगी, और सैंडविच के बीच में क्या करते हैं, खीरा टमाटर ये सब आप डालते हो ना। ठीक ऐसे ही जैसे सैंडविच में दो लेयर होती है और बीच में आप खीरा टमाटर वेजिटेबल्स भरते हो, ठीक ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है ऐसे, और बीच में क्या रहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं। तो ये एक मॉडल बना के बताया था। इस मॉडल का नाम था बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जबकि एग्जामिनर पूछता है ये मॉडल बनाया किसने था, ये मॉडल दिया किसने था? सिंगर एंड निकोलसन। क्या लिखोगे? सिंगर एंड निकोलसन, दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मॉडल दिया था बेटा, सैंडविच की स्ट्रक्चर बना के बताया था, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो सिंगर एंड निकोलसन ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। देखा इसने ग्रेंडल ने था, खोज पूछे तो क्रैमर और नगेली ने। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, आज के बाद कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा। बताइए जरा, हमारी सेल्स को बैरियर की तरह काम करती है ये सेल मेम्ब्रेन। ये बोलती है कोई अच्छी चीज है तो वो आए, खराब चीज है तो सेल से बाहर जाए। ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने आर पार जाने देती है। इसलिए हम बोलते हैं इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, आधे ही अणु अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ पाते हैं। ये लो बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में? राइट, चलो फिर ये होगी सेल की कवरिंग। कवर के बारे में बात करिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब आ जाओ बच्चों, सेल के बीचों बीच क्या होता है? सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। अब बच्चों ये न्यूक्लियस है क्या, पहले ये सुनो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक सेल दिखा रहा हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा गोल्गी काइल, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब है क्या बेटा? ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब होते हैं कोशिकांग। अरे कोशिका के अंग, जैसे आप बताओ हाथ कान अपने क्या है, ऑर्गन्स है ना। वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स है, तो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उनको नाम देते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, और हिंदी में कहा जाता है कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तब हम एक एक करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास में। अच्छा न्यूक्लियस बड़ा है जिसमें डीएनए आरएनए होते हैं, उसके हर क्लास में दो खत्म करेंगे बेटा, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में? चल इस साल लास्ट में बताएंगे। ये प्रियंका कुमारी क्यों इतना परेशान हो रही हो, तुम एक ही बच्ची हो तो तुम्हारी मैं ऐसी बातें सुनो यहाँ पे, है ना। चलो मैं न्यूक्लियस सॉलिड होता है क्या बताएंगे मनीष। चलो सुनो, न्यूक्लियस केंद्रक। सबसे पहला मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ न्यूक्लियस कौन से टाइप की सेल में होता है, कौन से टाइप की सेल में नहीं होता है, जल्दी बताओ। आप जानते हो बेटा न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो मैं लिख दूं, पहला ही पॉइंट लिख दूं, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जबकि बच्चों कोई यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो इसके आगे लिख दूं प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। जी हाँ मैम। तो अगर मैं आपसे पूछूं जीवाणु की कोशिका में न्यूक्लियस होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? नो मैम। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मुझे ये बताओ हमारे बॉडी में कौन सी सेल्स होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है, और यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना। अब बच्चों मैं आपको एक बात लिखवा रही हूं, इसको आप जितने स्टार कर सकते हो ना उतने स्टार कर लो। इतनी बार एग्जाम में आता है बेटा, ह्यूमन बॉडी में इकलौती ऐसी सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो लिख दो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट या न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। इन आरबीसी, ये लो बच्चों, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड पैप्सल्स या रेड ब्लड सेल्स। लिख दो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। बच्चों इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर की उन कोशिकाओं का नाम बताओ जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एक ही सेल, एक ही सेल है, कौन सी बेटा? आरबीसी। इसके अलावा आंख की, नाक की, कान की, नाखून की कोई सेल निकालो, उसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही दिखेगा। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में लिखो। मैम इसकी खोज किसने की? किसी ना किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा कि भाई ये न्यूक्लियस है, तो लिख दो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन। इन लोगों के नाम कितने अच्छे होते हैं ना। हम लोगों के नाम अगर कोई साइंटिस्ट बन जाए तो रामानंद कुमार, कितना बड़ा नाम याद करना पड़ेगा ना, राइट। तब क्या लिखोगे? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? ऑर्किड प्लांट में की थी, आपको छोड़ो। नेक्स्ट अब बात आती है बेटा न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। देखो यह कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा है बेटा। अगर आप किसी कोशिका को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना तो बेटा सबसे बड़ा केंद्र दिखता है आपको। यह कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। अभी दिखा देती हूँ, आपको बताना कि बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो एक सेल दिखाती हूँ आपको, चलिए चलिए दिखाते हैं आपको एक सेल। अरे ये देखो, इस सेल में देखो आप बेटा, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस बड़ा सा। हाँ जी मैम। बाकी सब इससे छोटे दिख रहे होंगे आपको, तो इसीलिए आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि सेल के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताओ। आप क्या करते हो? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ना कुछ और भी नाम होते हैं बेटा, इसके अदर नेम लिखो, और किस किस नाम से आप केंद्र को जानते हो इसके नाम लिखो, अन्य नाम लिखो। इसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ सेल। इट इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल। लिखिए यह कोशिका का नियंत्रक कहलाता है।
नियंत्रण करने वाला, आप जानते हैं सेल को कंट्रोल करता है। अच्छा तुम ये बताओ बच्चों मुझे, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है भाई? है ना? रॉबर्ट हुक कर दिया क्या? ओ ब्राउन, नॉट रॉबर्ट हुक। मैं बोल रही थी रॉबर्ट हुक नहीं, हुक लिख दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, हुक नहीं है। रॉबर्ट हुक बहुत बार लिख लिया ना, तो भाई दिमाग में चल गया, बोला सही था, लिखा गलत भी। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब सुनो, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ठीक है, जैसे कि सेल को भी कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए ना, तो सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है, इसीलिए न्यूक्लियस की तुलना हम ब्रेन से करते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख दो, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। यह कोशिका का मस्तिष्क है बेटा, इसको सेल का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा लिख दो, इट इज आल्सो नोन एज मैनेजर ऑफ सेल। एक कंपनी में मैनेजर होता है, वो कंपनी को मैनेज करता है, वैसे हमारी सेल में कंट्रोल और मैनेजिंग का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है, केंद्रक का होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जब आप इस न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो ना, अच्छा देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा सेल के कौन से हिस्से को कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं, सेल के कौन से हिस्से को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। आंसर इंक्लूड, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जब आप न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? आपको बताना है, उस ब्रांच को कैरियोलॉजी कहा जाता है। बेटा कैरियोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर आप सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? हम सेल वाली पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। वैसे ही एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पति को कंट्रोल करती है। अच्छा अमन जी, परेशान लग रहे हैं आप काफी। तो न्यूक्लियस क्या होता है आपको समझ में आ गया? हाँ जी मैम। आगे पॉइंट पे लिखेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस चार भागों में बंटा हुआ होता है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के हिस्से। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के हिस्से, केंद्रक के भाग या हिस्से। चार भाग होते हैं न्यूक्लियस के। चारों भागों के नाम और उसके काम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सुनिए कौन कौन से नाम, कौन कौन से काम। सबसे पहला, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। बेटा ये केंद्रक के बाहर है, वो सेल मेम्ब्रेन थी, कंफ्यूज मत हो ना। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। दूसरा आपको बताना है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, बेटा प्लाज्म शब्द का मतलब हमेशा लिक्विड, द्रव होता है, द्रव होता है। ठीक है, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। बेटा सीड सेल्स में नहीं होती है, लेकिन वो अश्विनी पूछ रही है ना, वो तो बोलनी पड़ेगी ना, अभी बोलनी पड़ेगी ना, सीड सेल्स फ्लोएम में होती है, राइट। ठीक है, दूसरा हिस्सा लिखोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, वो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर है। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, द्रव। ठीक है, और तीसरा जो हिस्सा होता है न्यूक्लियस का, वो होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में दूसरा नाम होता है केंद्रिका कहते हैं। केंद्र के अंदर केंद्रिका होता है। और 4 नंबर पे जो न्यूक्लियस का हिस्सा होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन कहते हैं। अब सबसे पहले मैम आप हमें दिखाइए ये चारों हिस्से। चलिए आपको दिखाते हैं, मैंने आज फोटो नहीं लगाई होगी, गूगल से दिखाती हूँ आपको। आइए मैं आपको गूगल से न्यूक्लियस दिखाती हूँ और ये न्यूक्लियस के हिस्से दिखाती हूँ चारों। चलिए ये रहा न्यूक्लियस, पूरी फोटो निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड, जो आपको सुंदर सी लगे ना वो निकाल लेते हैं हम। ये वाली इसमें ज्यादा क्लियर होता है ना, ये दिखाते हैं आपको। आओ बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है सेल का, दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख रहा है। अब जहां जहां मैं पेन चला रही हूँ वो देखना, ये सबसे बाहर वाला जो एनवेलप होता है, आप पैसे को एनवेलप के अंदर में रख के देते हो ताकि वैसे फटे ना। ऐसे ही न्यूक्लियस के बाहर एक एनवेलप होता है, एक लिफाफा होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये मेम्ब्रेन थोड़ी चौड़ी होती है, चौड़ी होकर एनवेलप जैसा बना लेती है ना, एक लिफाफे जैसा बना लेती है। तो इसी को हम न्यूक्लियर एनवेलप या हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हो गया, ठीक है। ये गेंद दिख रही है आपको, कपड़े की गेंद, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में बीचों बीच डार्क पर्पल कलर, गहरे बैंगनी कलर का बॉल जैसा हिस्सा होता है, राउंड राउंड, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। कह दिया? हाँ जी मैम। अब सुनो बच्चा, ये वाले जो धागेनुमा संरचना होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको क्रोमेटिन कहते हैं, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे लिक्विड बना हुआ होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड कहते हैं। इस डायग्राम में नहीं है, किसी और डायग्राम में दिखाती हूं आपको, जहां पर आपको दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो? ये न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो इस फोटो में, ये वाली फोटो में देखो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिखेगा। ये रहा, देखो ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसे लिक्विड रहता है इसके अंदर, वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। आपको इन चारों भागों के नाम याद करने हैं आज की क्लास में। अब कल हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कल आएगा आपका फेवरेट हिस्सा जिसको आप क्या कहते हो? डीएनए एंड आरएनए। कल हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए आरएनए को छोड़ना नहीं है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से। मैडम कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा कोर्स की क्यों पढ़ी है? ठीक है, आप पूछो प्रियंका आपका क्या डाउट था, काहे को इतना गुस्सा हो रही थी आप बताओ। और हाँ सुनिए, आज रात को 8 बजे मैं कैरियरबिल रेलवे एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, उस क्लास को अटेंड करने आ जाना बेटा। आज कल दोनों दिन करवाऊंगी 8 बजे। बेटा एमएलओ हिमांशु, पीपीएलओ का माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम भी होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको एमएलओ भी कहते हैं। ठीक है, कहीं से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी यूट्यूब पे। अब मैं हर कोशिश करूंगी वीक में 3 क्लास यूट्यूब पे करवाने की, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बताओ जरा आओगे रात को 8 बजे? कैरियरबिल रेलवे एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। एनटीपीसी वाले बच्चों तुम तो आ जाना। अब बताओ कोई डाउट हो तो प्रियंका जी आपको गुस्सा हो रही थी, आप बोल सकते हो क्लास के बीच में, मैं आपका डाउट नहीं ले सकती हूं ना। मैम आप थकती नहीं हो क्या? थकान कैसे? बेटा थकता वही है जो बर्डन की तरह कोई काम करता है। मेरे को क्लास में आना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना। इसमें थकान क्या है कि मैं एकदम से सोचता हूं, अरे बाबा यार कौन पढ़ाएगा 1 घंटे, मेरे दिमाग की सेल्स पर जोर पड़ जाएगा, मेरा दिमाग मुझे उससे डिस्ट्रैक्ट कराएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, हर मुमकिन कोशिश करेगा मेरा दिमाग कि मैं पढ़ाने ना जाऊं, है ना। ठीक है, आपके साथ होता है बेटा, है ना। आप जब सोचते हो 4 घंटे पढ़ूंगा, सोच लो बहुत दिमाग में, दिमाग को जोर डाल दिया, दिमाग क्या करेगा? उस पढ़ाई से आपको दूर भगाने की कोशिश करेगा। इसलिए कोई भी चीज करते हो उसको इंटरेस्ट के साथ करते हो, कोई नहीं करता है। प्रोटोप्लाज्म वाला बेटा प्रोटोप्लाज्म पूरा पढ़ाएंगे आगे, रुको साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म सब पढ़ाऊंगा। हां हम ग्रुप डी की पेपर डेट कब तक आ सकती है? अक्टूबर से पहले नहीं होगा आपका ग्रुप डी का एग्जाम। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, दिमाग में छाप देती हूं। अच्छा मैं होस्ट सेल ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई भी वायरस किसी भी जीव के शरीर में चला गया तो वो जीव उसके लिए होस्ट सेल बन जाता है। चाहे वो बिच्छू के शरीर में चला गया, तो वो छिपकली के शरीर में चला गया वायरस। तुम्हें क्या लगता है वायरस हमें मार करते हैं? वायरस हर साल आप देखो ना कितने सारे बर्ड्स को जानबूझ के मार दिया जाता है कि बर्ड फ्लू हो जाता है, इसलिए मारते हैं कि भाई एक बर्ड भी हुआ है बाकी बर्ड्स को ना फैला दे, इसलिए उसको मारना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये लो टेक्निकल क्लास